हेलो बच्चों की हालचाल। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। 12th के इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ही हॉट टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर लगता है आज 10th लेक्चर है आप लोग का। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहेंगे? दो चार्ज है, दो चार्ज होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, काफ़ी कम डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? कोई भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस होता है, तो उसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जनरली क्या होगा, ध्यान रखेंगे, दो चार्ज है, दोनों क्यू क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेचर का, बीच में उसका सेंटर ओ होगा, ओ से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी ए, ओ का पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी ए। टोटल डिस्टेंस यहाँ 2a है, 2a लेते हैं, नहीं तो d भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a से दिखाइए या d से दिखाइए। तो व्हेन टू चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, याद रखेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर, नेचर अपोजिट होना चाहिए, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में मेन चीज़ जो है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? कोई भी डायपोल, देखिए आप एक पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक पॉइंट चार्ज का उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर एयर का बात करें या वैक्यूम का बात करें तो वहाँ पे आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q का प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगा। उसी तरह से डायपोल भी फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें भी माइनस क्यू है प्लस क्यू चार्ज है, तो वो अरेंजमेंट मिल करके एक रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मतलब डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे। जितना ज़्यादा स्ट्रांग डायपोल मोमेंट होगा, समझिए कि वो उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम कह सकते हैं फिजिकली ये स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल को बताता है कि डायपोल कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या कितना वीक जनरेट करेगा। सब मेजरमेंट किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के थ्रू होता है। अब मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, एक कोई भी क्यू ले लीजिए, इनटू दोनों के बीच का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 2a या d। उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप p से डिनोट करेंगे। p एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव के तरफ लिया जाता है। P इक्वल टू आप देख रहे हैं Q इंटू 2a होता है। 2a यहाँ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, 2a का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, और Q तो स्केलर है, तो जो 2a का डायरेक्शन होगा वही P का डायरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। इसका SI यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को का SI यूनिट क्या होगा? तो इसका SI यूनिट होता है कूलम मीटर। याद रखेंगे SI यूनिट कूलम मीटर। लेकिन एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, प्रैक्टिकल यूनिट को हम लोग DY बोलते हैं, जिसको D से दिखाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 1 DY कितना कूलम मीटर के इक्वल होगा। तो ये जानने के लिए 1 DY कितनी कूलम मीटर के इक्वल होगा, तो उसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। जैसे 1 DY आपको चाहिए, तो 1 DY होता है 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखेंगे फ्रैंकलिन
चार्ज का यूनिट है, ठीक है। फ्रैंकलिन होता है 1/3 नैनो कूलम, ठीक है। तो 10⁻⁻10, ठीक है। 1 फ्रैंकलिन होता है 1/3 ऑफ 10⁻⁹ कूलम के बराबर। 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। जिसको आप पूरी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के इक्वल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के इक्वल होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट डीवाई होता है जिसका वैल्यू 10⁻⁻30 के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के सेंटर से जो ये एक्सिस जाएगा इसको ध्यान रखेंगे एक्सियल लाइन कहते हैं। और एक्स ये बीच में सेंटर होता है और सेंटर से जो ऐसे जाएगा लाइन, ये इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ये वाला लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अब बारी बारी से हम लोग सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके लिए एक्सियल लाइन पे कहीं पे निकालेंगे और इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे निकालेंगे। फिर उसके बाद किसी बीच वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ भी एक चार्ज का अरेंजमेंट है, दो चार्ज है -q और +q। इस अरेंजमेंट के चलते एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे क्या फील्ड इंटेंसिटी होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फील्ड इंटेंसिटी होगा और किसी भी एनी पॉइंट पे क्या फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। आप इसे एक्सियल लाइन कहें या इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक डायपोल लेंगे। ये रहा छोटा सा डायपोल, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये उसका सेंटर है। और आपको एक्सियल लाइन पे जाना है तो एक्सियल लाइन का मतलब दोनों के सेंटर से जाने वाला एक्सिस, यही है हमारा एक्सियल लाइन, ठीक है। ये बीच में सेंटर है और इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट आपको P ले लेना है। P सपोज उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। और आप जान रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस a होता है, ये वाला डिस्टेंस के बारे में जान रहे हैं a, और इधर से ये वाला भी डिस्टेंस a होता है, ठीक है। तो चलिए दो डिस्टेंस पता है हम लोग को। सबसे एक बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि एक पॉइंट चार्ज है +q, तो उसका फील्ड इस पॉइंट पे जानना है तो कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉइंट चार्ज के लिए कितना डिस्टेंस के लिए, r डिस्टेंस के लिए। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। जनरली अभी बात कर रहे हैं हम लोग एयर या वैक्यूम का बात कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं अगर कोई अदर मीडियम हो तो K लेकर भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बस ये ध्यान रखिएगा प्लस का फील्ड बाहर होता है और यही यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो उसका फील्ड किधर होता, टुवर्ड्स चार्ज, उसी के तरफ होता। नेगेटिव का उसी के तरफ, पॉजिटिव का उससे बाहर होता है। तो उस बेसिस पे आइए, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सबसे पहले A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। A के चलते फील्ड किधर होगा, तो अंदर होगा। क्यों अंदर होगा इस पॉइंट पे फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आइए +q के चलते उसके लिए फील्ड किधर होगा, बाहर होगा। ये रहा फील्ड EB जो है वो हमारा बाहर होगा। अब यहाँ पे आपको नेट फील्ड चाहिए, नेट फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो फील्ड कैसा क्वांटिटी है आप ऑलरेडी जान रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में कुछ नहीं सोचना है, बस वेक्टर सम कर देना है। तो EB और EA अभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और अपोजिट के केस में हम लोग पढ़े हैं रिजल्टेंट क्या होता है, बड़े में छोटे को
माइनस कर देना। बड़ा कौन है तो ये अभी बाद में डिसाइड होगा। ऐसे EB बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, रिजल्टेंट किधर होता है, जिधर बड़ा होगा उसी के साइड। तो इस पॉइंट पर अगर नेट फील्ड का बात किया जाए तो नेट फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ होगा, EB के साइड, क्योंकि अभी थोड़ा देर बाद पढ़ने वाले हैं कि EB बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा। तो अब बारी बारी से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले आप इसमें मान लेंगे कि लेट जो O से P का डिस्टेंस है वो हम लोग R माने हैं, ठीक है। और बाकी सब तो देख ही रहे हैं, डायपोल में जो जो होता है -q +q, ये सेंटर है डायपोल का, इधर A, बाकी सब तो क्लियर होगा। अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q का फील्ड निकालिए, EA -q है, इसका फील्ड अंदर की तरफ है, क्या होगा देखिए। जनरली मान के चल रहे हैं कि एयर या वैक्यूम है, अदरवाइज आप k लेके भी काम कर सकते हैं। तो अभी 1/4πε0 हवा के लिए आप k का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू 9 × 10⁹ इसी का वैल्यू होता है। चार्ज q, चूंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, साइन से आपको कोई लेना देना नहीं है, साइन नहीं लिया जाता है मैग्नीट्यूड निकालने में। क्यू ले लेंगे। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस किसके लिए देख रहे हैं, -q के लिए, ठीक है। कहाँ पे देख रहे हैं, एट पॉइंट P पे देख रहे हैं, एट पॉइंट P पे। तो -q से P का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ R है और यहाँ से यहाँ A है, तो यहाँ पे आप PA का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। PA डिस्टेंस हो जाएगा, तो उस बेसिस पे ये हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज Q है, PA को क्या लिखेंगे, PO + OA, PO + OA लिखेंगे, ऊपर से हो गया होल स्क्वायर। तो फाइनली ये जो हमारा आएगा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R + A का होल स्क्वायर। चलिए इस तरह से फाइनली हम लोग आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -q के चलते फाइंड कर लिए। अब हम लोग को जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q। एट पॉइंट P। अब +q के चलते P पे क्या फील्ड होगा, तो उसको हम लोग EB से दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0, मान के चल रहे हैं एयर या वैक्यूम है, तो 1/4πε0 k का वैल्यू हो गया, चार्ज हमारा Q हो जाएगा। और इस बार डिस्टेंस B से P का डिस्टेंस लेंगे, तो इस बार यहाँ पे आप PB का स्क्वायर लिखेंगे। तो जो फाइनली होगा सॉल्व करके 1/4πε0, चार्ज Q है, PB क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, PB क्या होगा, तो सारा डिस्टेंस आपको रेफरेंस पॉइंट O है, O से सबको जोड़ना है। तो PB फाइंड करने के लिए देखिए OP - OB, तो आप इसे लिखेंगे PO - OB, PO - OB, तो यहाँ पे लिखेंगे PO - OB का होल स्क्वायर। तो फाइनली EB का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0। चार्ज हमारा Q है, PO हमारा R है, OB A है, तो ये हो गया R - A का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया R - A का होल स्क्वायर। तो आप गौर करेंगे दोनों फील्ड आ चुका है हमारा, एक -q के चलते EA का वैल्यू भी आ चुका है, +q के चलते EB का भी वैल्यू आ चुका है। तो गौर करेंगे आप इसमें, जब अब यहाँ पे गौर करेंगे तो एक में देखिए कि R + A आ रहा है डिनोमिनेटर, बाकी सब सेम है। एक में देखिए R - A आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे R - A आ रहा है। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है यानी ये बड़ा है। तो यानी इसी से क्लियर हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो EB बड़ा है और EA छोटा है। अदरवाइज आप दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, जो चार्ज नज़दीक है पॉइंट P के उसका फील्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, पढ़ चुके हैं पीछे। तो जिसका R कम होगा उसका E ज़्यादा होगा, तो +q P के ज़्यादा नज़दीक है, तो उसके चलते इंटेंसिटी EB बड़ा होगा। -q दूर है P पॉइंट से, तो उसका फील्ड जो है वीक होगा। तो आराम से आप पता कर सकते हैं कि EB बड़ा है और EA छोटा है। तो उस बेसिस पे, तो चूंकि हम लोग को पता चल चुका है कि EB बड़ा है और EA क्या है, छोटा है, तो उस बेसिस पे अब हम लोग रिजल्टेंट फील्ड जब फाइंड करेंगे यहाँ का, अब जब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P फाइंड करेंगे, तो उसके लिए नेट फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको बड़े में छोटे को माइनस कर देना है। तो बड़ा कौन है? EB, और छोटा कौन है? E है। बस देख ही रहे EB बड़ा है, ये छोटा है, EB में बस E को माइनस कर देना है। तो जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? E इक्वल टू, तो 1/EB का वैल्यू 1/4πε0 Q/r माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस फिर यहाँ पे 1/EA का वैल्यू रख देंगे Q/r प्लस A का स्क्वायर। वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम में आप शुरू से जान रहे हैं, वेक्टर सम में आप शुरू से जान रहे हैं कि वेक्टर सम में क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े में छोटे को माइनस कर देना है, रिजल्टेंट बड़े के साइड होगा। तो उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए इसको। इंटेंसिटी E का वैल्यू Q/4πε0 है ना, और एलसीएम जब लेंगे तो नीचे हो जाएगा r माइनस A भी आ जाएगा एलसीएम में, और r प्लस A भी आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है, तो इसमें देखिए एलसीएम में दोनों का एलसीएम ले लिया, r माइनस A r प्लस A, तो इसमें देखेंगे ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा r प्लस। बाकी तो यहाँ के बाद कंप्लीट मैथमेटिक्स है, यहाँ के बाद फिजिक्स का रोल खत्म हो जाता है, बस सॉल्व करते चले जाना है। तो E इक्वल टू यहाँ हो जाएगा Q/4πε0, पूरा तोड़ते हैं। तो यहाँ पे है r माइनस A का स्क्वायर और यहाँ है r प्लस A स्क्वायर। ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A प्लस B, और यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर है, पूरा तोड़िएगा इसे, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो r स्क्वायर A स्क्वायर r स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा है Q/4πε0 2RA 2RA, तो 4RA डिवाइडेड बाय, देखिए A माइनस B है, A प्लस B है, A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर से क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, नहीं A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर लेंगे, और ऊपर से स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से अब जरा सा आगे बढ़ेंगे, फील्ड इंटेंसिटी हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 को सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, Q इंटू, अब इसमें 4RA है तो एक 2A को लगा देना है Q के साथ, और एक 2R जो बच जाएगा उसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। ठीक है, 2A को इसके साथ लगा के इसको अलग कर, और नीचे r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 Q इंटू 2A क्या होता है? डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हम लोग, Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट P के इक्वल होता है, इंटू बगल में बच गया 2R, और नीचे बच गया r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बस आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, और यानी कि मेरा जो फॉर्मूला आया 1/4πε0, इसी को अरेंज करके थोड़ा लिख देंगे 2PR डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो है फाइनल फार्मूला आया हमारा। ये किसी भी डायपोल के लिए कितना भी डिस्टेंस पे डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूला को। मतलब डायपोल के सेंटर से कितना भी डिस्टेंस हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, सबके लिए ये जनरल फार्मूला है, आप अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इन केस ऑफ, कभी कभी लिखा रहेगा इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट डायपोल, वेरी शॉर्ट डायपोल मतलब डायपोल काफ़ी छोटा है और बहुत छोटा है, और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है उसके रेस्पेक्ट में। तो या लिखा रहेगा r इज फार ग्रेटर देन A,
ठीक है, सेंटर से जो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है उसका डिस्टेंस r फार ग्रेटर देन a, देन आप बोलेंगे उस केस में कि a जो है ना वो टेंस टू 0 हो जाएगा, r के रेस्पेक्ट में a नेग्लिजिबल हो जाएगा, a को नेगलेक्ट करेंगे तो a को नेगलेक्ट करने पे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, a को आप 0 कर दीजिए तो r स्क्वायर का स्क्वायर, r पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ a 0 हो गया, r स्क्वायर बचा, स्क्वायर का स्क्वायर r पे पावर 4, ऊपर से एक r, नीचे से ये आपका ये कट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, r क्यू बचेगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r पे पावर 4 है ना, r क्यू कर दीजिए तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, पॉइंट चार्ज में आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर होता था, वहाँ इंटेंसिटी आर स्क्वायर का इन्वर्सली होता था। बट यहाँ देखेंगे कि अगर डायपोल मोमेंट p कांस्टेंट है, p ऐसे भी कांस्टेंट होता है किसी डायपोल का, तो वहाँ इंटेंसिटी e इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यू के। लेकिन ये सिर्फ किस में वैलिड होगा, वेरी शॉर्ट डायपोल के केस में, ऊपर वाले में वैलिड नहीं होगा। स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली किसके होता है, आर क्यू के, ठीक है। जनरली ऐसे डायपोल वो काफ़ी शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है डायपोल, तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी बोल सकते हैं कि डायपोल के चलते उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही पॉइंट चार्ज में जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं वहाँ पे आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर वाला जो ये यहाँ जो फार्मूला पढ़े थे वो जनरल फार्मूला था, और ये स्पेशल केस का फार्मूला है जब काफ़ी शॉर्ट डायपोल। तो जनरल केस कहीं नजर आए तो जनरल वाला फार्मूला लगाइए, लेकिन ज़्यादातर आपको शॉर्ट डायपोल ही रहता है तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अभी हम लोग क्या देखें, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये उसका एक्सिस है। एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी किधर होता है, तो रिजल्टेंट फील्ड ई जो आएगा एक्सियल लाइन पे, अब हमको स्पेशली ई ए से दिखा देते हैं, जिसका फॉर्मूला याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे नेट फील्ड किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ है। यानी कोई डायपोल है, ये डायपोल एक अरेंजमेंट है, ये एक सिस्टम है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे नेगेटिव से किसकी तरफ हो रहा है, पॉजिटिव के तरफ। तो इसका मतलब किसी डायपोल, और इस तरफ भी अगर हम देखते हैं, सपोज पॉइंट पी उस तरफ नहीं लेते, पॉइंट इस तरफ कोई पॉइंट क्यू होता, ये ए है ये बी है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो नेट फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होगा। कारण है इस बार देखिए, अगर इस तरफ हम देखते हैं इस पॉइंट पे, तो ए के चलते फील्ड किधर होगा, अंदर, और बी के चलते फील्ड किधर होगा, बाहर, ठीक है। तो इस बार फिर वही बात है, ई ए बड़ा होगा, ई बी छोटा होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड ई किस तरफ होगा, तो उसी तरफ होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव के तरफ ही होता है, चाहे इस पार ले चाहे उस पार ले। इस बार भी नेट फील्ड ई ए उस तरफ, क्योंकि इस बार ई बी इधर था, ई ए इधर था, बड़ा कौन था, ई बी था, इस बार ई बी बड़ा था, और यहाँ पे कौन बड़ा है, ई ए बड़ा है, तब भी बड़ा रिजल्टेंट की तरफ नेट फील्ड होगा, तो ई उसी तरफ होगा, यहाँ भी ई उसी तरफ होगा। तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ रहा है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। और याद कीजिए कि डायपोल मोमेंट भी हम लोग किधर लेते थे, पी का डायरेक्शन, वो भी हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते थे। तो दैट मीन्स कि डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे। अगर आर कांस्टेंट है तो इफ अगर आर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P। यानी कि P जितना, जिसका डायपोल मोमेंट जितना स्ट्रांग, वो उतना ज़्यादा इंटेंसिटी का फील्ड अपने एक्सिस पे क्रिएट करेगा, P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट है किसी डायपोल का, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, P पे डिपेंड करता है, ठीक है। और P का जो डायरेक्शन होगा वही E का भी डायरेक्शन होगा। P का डायरेक्शन आप देख रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव,
और नेट फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन एक्सिस पे नेगेटिव टू पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना है कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।